हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एडिक्शन ऑफ स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें हमेशा चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर के नाम का, उसको समझना बहुत जरूरी है। द एलिंग प्लेनेट। देखिए, एलिंग का मतलब क्या होता है, बीमार, और प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। ठीक है, ओवरऑल ये बात हमारी अर्थ के बारे में हो रही है। जब भी हम द एलिंग प्लेनेट देख सुनते हैं तो हमारे मन में इमेज क्या बनती है, एक बीमार ग्रह, एक वीरान ग्रह जहां पर बंजर जमीन है, पेड़ ही नहीं है। पेड़ पौधे अगर हैं तो बहुत कम है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रखा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, जितने भी हमारे स्पीशीज हैं वो सारे के सारे बीमारियों से ग्रस्त है। तो इस तरीके से हम एक एलिंग प्लेनेट को देखते हैं। ठीक है, तो जो आज हम एलिंग प्लेनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द ग्रीन रूम मूवमेंट्स रोल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो सबसे पहली जो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है नानी पालखीवाला से। अभी नानी पालखीवाला कौन है? देखिए, नानी पालखीवाला एक पत्रकार हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं इन ईयर 1994 ऑफ 24 नवंबर। कम ऑन लेट्स रिपीट, ये एक आर्टिकल लिखते हैं 1994 के अंदर। ठीक है, और उस दिन डेट क्या थी? उस दिन डेट थी 24 नवंबर। याद कर लीजिए इस डेट को। ठीक है, तो 24 नवंबर को नानी पालखीवाला एक आर्टिकल लिखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर, और जो आर्टिकल है उसी के बिहाव पर यह पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबके बारे में बात करते हैं डीप में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ स्टडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ये होती है ग्रीन मूवमेंट के नाम से। कम ऑन लेट्स रिपीट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीन मूवमेंट। सर, ये ग्रीन मूवमेंट क्या है? आपको अच्छी तरह बताऊंगा, पहले मेरे साथ इस नाम को दोहराइए, ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट को अगर हम हिंदी में बोले तो हरित क्रांति। ठीक है, और ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद ही ऐसी हिस्ट्री में कोई क्रांति आई होगी जैसी ग्रीन हरित क्रांति आई थी, जैसी ग्रीन मूवमेंट रोल या ग्रीन मूवमेंट आई थी। शायद ही ऐसी कोई मूवमेंट हमारी हिस्ट्री के अंदर आई होगी। तो दोस्तों, ये ग्रीन मूवमेंट जो है इसकी क्या है ये? तो दोस्तों, इसकी सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी ये हुई थी 1972 के अंदर एक वर्ल्ड नेशन वाइड पार्टी के द्वारा, जो कि न्यूजीलैंड की एक पार्टी थी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड नेशन वाइड ग्रीन पार्टी थी उसके बनने के बाद 1972 के बाद ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये आग की तरह फैलता ही गया। इतनी ज्यादा बड़ी क्रांति थी, इतनी ज्यादा बड़ी ये मूवमेंट थी, उसके बाद ये रुका नहीं, फैलता ही गया। ऑथर बताते हैं कि जब ये ग्रीन मूवमेंट आया इसने लोगों की मानसिकता में इतना ज्यादा बदलाव कर दिया, इतना ज्यादा बदलाव कर दिया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था अर्थ के लिए, मतलब कि जिस प्रवृत्ति से हम अर्थ को देखते थे, हम अर्थ को कैसे देखते थे, एक मैकेनिकल व्यू की तरफ से देखते थे। सर, मतलब क्या मैकेनिकल व्यू का? मैकेनिकल व्यू का मतलब है दोस्तों, हम इसको देखते थे कि जो अर्थ है एक मशीन है। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे घर पर वॉशिंग मशीन है, हम उसको क्या करते हैं? हम उसको पालते हैं क्या? हम उसको प्यार से रखते हैं क्या? नहीं रखते। हम उसको सिर्फ मशीन के वे में देखते हैं, एक मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये मशीन है, जब हमें इसकी जरूरत होगी कपड़े धोने की उस टाइम पे हम इस मशीन को यूज करेंगे और उसके बाद इससे हम कोई हालचाल नहीं पूछेंगे, हम इसकी केयर नहीं करेंगे। सेम हम इसी तरह से मैकेनिकल व्यू से देखते थे अर्थ को। लेकिन जब ग्रीन मूवमेंट आई, मतलब जब हरित क्रांति आई, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है अर्थ को देखने का वो चेंज हो गया, एक मैकेनिकल व्यू से एक
हॉलिस्टिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ। अब हॉलिस्टिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अर्थ को मशीन ना समझकर एक अपनी ही तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लग गए और उसको समझने लग गए कि ये हमारी जो आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसकी हमें केयर करनी है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। दोस्तों, इस चैप्टर का जो मेन हमारा मोटो है, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है ये चैप्टर? देखिए, हमें जब भी कोई हमारी बुक्स के अंदर या फिर हमारी हिंदी की बुक्स के अंदर या फिर इंग्लिश की बुक्स के अंदर जब भी कोई स्टोरीज या चैप्टर्स होते हैं वो हमें इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हमारे अंदर संस्कार डेवलप कर सके, संस्कार को भी डेवलप कर सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप 25 की एज में जाते हैं और आप कुछ लोगों के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठते हैं और वहां पर आप एक अर्थ के बारे में एक ऐसी तरह से बात करते हैं, आपके संस्कारों में वो चीज नहीं दिखती कि आप अर्थ की हेल्थ के लिए कितना ज्यादा कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर एक अलग तरह से हमारे संस्कारों पर बात आती है। सिमिलरली इसीलिए हमें ये चैप्टर्स को पढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा हो अर्थ को लेकर, और आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें फील होगा कि जागरूकता पैदा करने के लिए ये सारी की सारी बातें बताई जा रही हैं जो कि एक्चुअल में फैक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं है कि बना के बोल दिया, एक्चुअल में ये फैक्ट्स भी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या बताते हैं ऑथर। दोस्तों, आगे ऑथर इसका महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ग्रीन मूवमेंट की, हरित क्रांति की मूवमेंट को बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अब ऐसा किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? आप एग्जांपल लीजिए, आज हमें यह बात पता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके आसपास चक्कर काटते हैं। लेकिन अगर हमें यह बात पता ही ना होती बचपन से ही, और एकदम से हमें पता लगता कि हाँ भाई ये सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के पास रिवॉल्व नहीं कर रहे, ये सारे के सारे प्लैनेट जो इंक्लूडिंग अर्थ, ये सारे के सारे प्लैनेट्स तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता? एक मूवमेंट आ जाती, एक क्रांति आ जाती, हर इंसान की जुबान पर यही बात होती और ये बात आग की तरह फैल जाती। सेम यहां पर ऑथर कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ? ये कंपैरिजन कर रहे हैं निकोलस कोपरनिकस के साथ। 16th सेंचुरी में जब निकोलस कोपरनिकस ने यह बात प्रूव कर दी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, वो सारे के सारे तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक आग की तरह क्रांति छिड़ गई उस टाइम पर। तो ये लगा लीजिए जितनी बड़ी मूवमेंट उस टाइम पर आई थी, सेम एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी मूवमेंट को, ग्रीन मूवमेंट को उतना ही बड़ा दर्जा देकर ऑथर इसके अंदर आपको इसका महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन मूवमेंट भी अपने टाइम पर जब आई थी 1972 के बाद और धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, तो सेम इसी तरह कर रही थी। हम अगर कंपैरिजन करना चाहें तो हम कोपरनिकस की वो वाली थ्योरी से कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस मूवमेंट से क्या क्या बेनिफिट हो रहा था। इस मूवमेंट से देखा हमने, जैसे आपको बताया था कि अर्थ को इकोलॉजिकल व्यू में देखे जाने लग गया, हॉलिस्टिकल व्यू में देखे जाने लग गया रेदर देन हमारा मैकेनिकल व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। और क्या देखने को मिल रहा था कि लोगों की जो मानसिकता है, कम ऑन लेट्स रिपीट, जो लोगों की मानसिकता है, ये एक हमारे आसपास का जो संसार है ना, अगर आप आसपास के संसार को, इस देश को भी बदलना चाहते हैं ना, तो लोगों की मानसिकता को पहले बदलना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत जैसे मिशंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और लोग सवाल भी उठाते हैं कि फॉरेन में हमारा इतना अच्छा इतना हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है, इतना क्लीन होता है, लेकिन कभी आपने देखा है फॉरेनर्स कूड़ा भी नहीं फैलाते। ठीक है, तो अब बात टॉपिक पर आते हैं दोबारा से। बात है मानसिकता की। तो मानसिकता पर लोगों की इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा इस ग्रीन मूवमेंट के आने के बाद, इस हरित क्रांति के आने के बाद, कि लोग अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लग गए। जैसे कि लोग समझते थे कि अर्थ एक मशीनरी है, वो नहीं, अब अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लग गए। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारी भी कुछ अपनी पर्सनल नीड्स होती हैं, तो अर्थ की भी कुछ अपनी नीड्स हैं,
इसकी भी कुछ अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, कुछ वाइटल प्रोसेसेस हैं, और हम सबको इन सब चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि हम लोग भी इसके पार्ट हैं। ठीक है, हम लोग भी इस अर्थ के पार्ट हैं। हम लोगों को अपनी मानसिकता में इतना बदलाव करना पड़ेगा कि अगर अर्थ बीमार होती है या फिर अर्थ एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है जहां पर अर्थ एक बीमार हो रखी है और अपना एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है अर्थ का, तो ओवरऑल इससे जो इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों वो घूम फिरकर हम लोगों पर ही आकर पड़ने वाला है। अगर अर्थ बीमार होएगी तो लास्टली हम भी बीमार ही होंगे। तो क्या अर्थ अभी बीमार है? देखिए, अर्थ के वाइटल साइन से पता लगता है। देखिए, ये चैप्टर भी बहुत पुराना है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, और 1994 में तो इसका आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो नानी पालिकवाला ने लिखा था। लेकिन क्या अर्थ हमारी बीमार है? तो आप एक आजकल तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिला कि अर्थ का मतलब जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा सुधरा है कोरोना वायरस आने के बाद, है ना। लेकिन उससे पहले अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब था। अर्थ के वाइटल साइंस से पता लगता है कि अर्थ बहुत ज्यादा बीमार थी। तो हम सबको इस जो हमारा चैप्टर है इसमें यही हमें समझाने की कोशिश करी जा रही है कि हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ेगा ताकि हम अपनी एक फ्यूचर, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसको एक अच्छा प्लेनेट हैंड ओवर कर सकें। एक हंसता खेलता प्लेनेट जहां पर अच्छे बर्ड्स उड़ रहे हैं, बहुत खुश है, एक ठंडा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, हर चीज अपने टाइम के हिसाब से हो रही है। ठीक है, अगर बारिश का मौसम है तो बारिश अपने टाइम के हिसाब से आ रही है। ठीक है, जो भी है ऐसे बेमौसम बरसात, हर चीजें, सर्दी, आपने जैसा कि देखा गर्मियों के मौसम में गर्मी एकदम से बहुत ज्यादा पड़ गई, बहुत जल्दी चली गई, सर्दियां बहुत लेट आ रही हैं। इस सारा का सारा हमारा किया धरा है। तो हम सबको इस चीज का ध्यान रखना है। उधर यहां पर ये बताते कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी फ्यूचर, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसको एक अच्छा प्लेनेट हैंड ओवर कर पाए। अब आगे बुक में लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय वर्ल्ड्स कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सॉरी, मेरे को भी देखिए, मेरे को याद नहीं होता, कोई भी चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और बीच बीच में मेरे को बुक को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये बुक में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो ये कमीशन है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड के सामने जिसका नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ था ये 1987 के अंदर। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ये जो वर्ड है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब काफी ज्यादा समझने में दिक्कत दे रहा है, लेकिन जो इसका सीधा सीधा मतलब है वो यही है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम उतना ही यूज करें जितना हमारे हिस्से में आता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको भी ये बात पता है कि जब हम सुबह सब चाय पीने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, घर में अगर सुबह सुबह बिस्किट आते हैं, दूध आता है, तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 पैकेट बिस्किट आए तो आप क्या करेंगे, सारा का सारा पैकेट आप खा जाएंगे और पूरे की पूरी फैमिली सिर्फ 1 पैकेट खाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। हम सब बांट कर ले लेंगे अपने अपने हिसाब से, हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से कि हम 2-3 खा लें, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, सेम यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें जितने रिसोर्सेज की नीड है अर्थ से, हम अपने उतने रिसोर्सेज को यूज करें, ताकि हम ऐसा नहीं कि अपनी नीड्स को ना वो करें, फुलफिल करें, लेकिन हमें अपनी नीड्स को पूरा करना है फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कुल मिला के यही है कि जैसे वहां पर बिस्किट्स है, वहां यहां पर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और वहां पर फैमिली मेंबर्स से, यहां पर जनरेशन है, कि मतलब हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने हमें आज ये रिसोर्सेज छोड़े हैं हमारे लिए, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि जो आज ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ें या फिर अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? शेर, स्नेक, सांप?
अब कुछ लड़कियां बोलेंगी छिपकलियां, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो आपको ठीक है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जो, वो पता है कहां पर है? अकॉर्डिंग टू जू ऑफ लुसाका जाम्बिया, इस दुनिया का जो सबसे खतरनाक जानवर है वो उनके जू के अंदर है, एक केज के अंदर। देखिए एक केज होता है, ठीक है, और वहां पर लिखा होता है वर्ल्ड्स डेंजरस एनिमल इनसाइड, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं, जैसे ही अंदर घुसते हैं और सामने क्या होता है, एक मिरर लगा होता है जिसमें इंसान अपने आप को देखता है। आप फील करिए, अब बात को फील करिए कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है किसी के साथ कि हम उसको बोल रहे हैं वर्ल्ड्स डेंजरस एनिमल है जो वो इंसान है। आपने देखा कोरोना वायरस के बाद काफी सारे इंसानों की, हमारी मैनकाइंड की लाइफ पर कितना खतरा बन गया था, है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ऐसी बातें भी बीच में उठी थी कि जो कोरोना है ये अर्थ के लिए एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन की तरह काम कर रही है, क्योंकि मैनकाइंड ने फैक्ट्रीज को चलाना छोड़ दिया है। हमारी गंगा मैया जो इतने सालों से साफ नहीं हो पा रही थी, वो कुछ चंद दिनों में हो गई, है ना। ये है कमाल, ये है कमाल इस नेचर का। तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल है वो है इंसान। और इस बात के लिए, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए ऑथर उस जू को, ठीक है, जाम्बिया के जू को सैल्यूट भी करते हैं, थैंक यू कर रहे हैं कि आप इस तरह की अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं स्टोरी की, चैप्टर की, कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 1.4 मिलियन स्पीशीज अर्थ में मैनकाइंड के साथ रह रही हैं। यानी कि अगर हम इंसानों को हटा दें तो 1.4 मिलियन स्पीशीज इंसानों के साथ रहती हैं। तो ये बात इंसान कतई भूल जाए कि ये वर्ल्ड है जो ये हमारा है, ये वर्ल्ड हमारा नहीं है, ये वर्ल्ड हम सबका है, ठीक है। ये स्पीशीज का भी है, ये हमारा भी है, और हम सब का है। और इस वर्ल्ड को सारा का सारा जितना भी है, सबकी बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस वर्ल्ड को अच्छी तरह अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल कर रखें। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जो संस्कार है, चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, संस्कार डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो संस्कार आपके अंदर डेवलप कर रहा हूं, ये मैं जानबूझ के इसीलिए इन बातों को कह रहा हूं ताकि आपके अंदर ये संस्कार डेवलप हो जाए। तो ये तो वो स्पीशीज हैं जो हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एस्टिमेशंस के अनुसार अभी भी काफी सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अनकैटलॉग्ड है। यानी कि इतनी सारी स्पीशीज हैं हमारी अर्थ में, हम 1.4 मिलियन को तो खोज चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट्स के अनुसार अभी भी 3 से 100 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो मैनकाइंड के साथ रहती हैं, लेकिन अभी हम उनको नहीं खोज पाए हैं, ठीक है। लेकिन हम इनके साथ ही अपनी लाइफ बिताते हैं। तो ये बात हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये सिर्फ हम इंसानों या ह्यूमन बीइंग्स की या फिर मैनकाइंड्स की ही अर्थ है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को मतलब कि चैप्टर में खिचड़ी ना पके। इस चैप्टर में ना फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं। समझने को तो ठीक है, समझने को भी है, लेकिन फैक्ट्स उससे ज्यादा हैं। तो अब देखिए मैंने आपको इतना चैप्टर समझा दिया, अब जो बाकी का चैप्टर है मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। और जैसे ही वो वीडियो बनेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, और साथ साथ यहाँ पर लिंक यहाँ पर भी आई बटन आएगा, यहाँ पर भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप हमारी एडिक्शन ऑफ स्टडी की टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से गरीब बच्चों के लिए या फिर जितने भी जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए अपनी तरफ से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उनको बुक्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, हम अपनी तरफ से देते हैं।
हैं। और अगर आप भी उन बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं जो सही में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कुछ बुक्स को या फिर ऐसी मतलब एजुकेशन को जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, तो आप इन्हीं नंबर पर कॉल करके हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको सीरियसली आप हेल्प करना चाहते हो तो डोनेट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।